तो क्लियरली जो जून महीने की हाईलाइट थी वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भारी गिरावट थी। इनफैक्ट ब्रेंट क्रूड 21% गिरा जून मंथ में। और ये इसका मार्च 2020 यानी कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब हमने इतनी बड़ी गिरावट देखी थी क्रूड ऑयल प्राइसेस में। तो 21% का एक बड़ी गिरावट के बाद जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ उसके पहले जो प्राइजेस थे वहां पे क्रूड ऑयल आ गया है। अभी 70, 71, 72 के आसपास चल रहा है और ये वही लेवल है जो ये अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ था 1 मार्च को और यहाँ पे फेब्रुवरी खत्म हुआ था। तो ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ था उसके बाद काफी ऊपर गया था क्रूड ऑयल 120 के आसपास गया था ब्रेंट क्रूड। तो अभी वापस से जो प्रीवियस लेवल थे वॉर के पहले के वहां पे ये क्रूड ऑयल आ गया है जो खास करके इंडिया के लिए जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए काफी रिलीफ है, काफी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब ये लेवल्स यहाँ पे सस्टेन होते हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा। पर डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट हुआ है लास्ट मंथ में वो काफी पॉजिटिव है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर अपन हमारे मार्केट के अंडर परफॉर्मेंस में रहा है वो एफआईस का आउटफ्लो है। एफआईएस का आउटफ्लो अभी भी काफी कंटिन्यू कर रहा है। जून महीने में अगर आप देखें तो 49,000 करोड़ का कैश मार्केट में उन्होंने बेचा है, उसके प्रीवियस मंथ में 56,000 का था। तो ये आउटफ्लो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है पर होपफुली क्योंकि ये क्रूड ऑयल का फैक्टर स्टेबल हुआ है तो आगे चल के होपफुली ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े से ये फ्लो पॉजिटिव जो इतने नेगेटिव हैं वो थोड़े से कम नेगेटिव हो सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड वी विल हैव टू वॉच आउट। पर सामने अगर आप डीआईए का जो सपोर्ट देखें वो सॉलिड कंटिन्यू कर रहा है। एफआईएस के 49,000 करोड़ के सेलिंग के सामने हमने 86,000 करोड़ का डीआईए का बाइंग देखा। तो क्लियरली जो डोमेस्टिक मनी है वो पोर इन कर रही है और काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट्स को इसने दिया है। अब जो जून महीना था वो निफ्टी अगर देखें तो जून महीने में सिर्फ 1%, 1.5% ऊपर बंद हुआ। बट ये ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव में काफी एंकरेजिंग था क्योंकि हमारा काफी सारा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था उसको हमने क्लियरली ब्रेक किया है। हम एक बॉटम जो कैटेगरी थे उसमें नहीं थे, थोड़ा सा हमने रीजनेबल परफॉर्मेंस किया है। जैसे कि अगर आप जून महीने में हांगकांग का मार्केट देखें तो 9% डाउन था, नास्डैक 3%, S&P 500 1%, डेक्स फ्लैट था, कॉस्पी फ्लैट था। कोरिया का मार्केट और ताइवान का मार्केट हमको पता है कि बहुत बड़े आउट परफॉर्मर रहे हैं। कोरिया इनफैक्ट अगर 6 महीने जो कैलेंडर 2026 के अभी तक के हम जून में जो पूरे हुए हैं कोरिया का मार्केट 100% से भी ज्यादा ऊपर है अभी तक। और उसने जून महीने में फ्लैट ट्रेड किया। शंघाई 1% ऊपर है और हमारा उसी अगर कड़ी में देखते हैं तो हम 1% ऊपर है। 6 महीने जो अभी तक 2026 के खत्म हुए हैं जून में तो अभी भी हम 9% डाउन है। तो क्लियरली एक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस जरूर है अभी तक का पूरे वर्ल्ड मेजर मार्केट्स में। पर क्लियरली जून में जो 1% का अपमूव हमने देखा है वो काफी एंकरेजिंग है। हमने जो सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था वो थोड़ा सा रिकूप किया है। अब जो निफ्टी के लेवल्स पे आ जाते हैं। निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। मंथली यानी कि एक जो कैंडल है वो 1 मंथ रिप्रेजेंट करती है। ये जो बड़ी रेड कैंडल है वो मार्च महीने की है। मार्च महीने में हमने 11% की बड़ी गिरावट देखी थी। अप्रैल महीने में हमने करीबन 7% की बढ़त देखी। और उसके बाद ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि मई और जून कंसोलिडेशन के रहे हैं। अगर जो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हमको लगता है कि 24,600 से लेके 24,880 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि 24,600 है लेवल वो जो अ, अप्रैल में टॉप बना था। और अगर आप ये जो लाइन देखें वो निफ्टी की 20 महीने की मूविंग एवरेज है। तो अप्रैल में ये मूविंग एवरेज टेस्ट हुई, मई में ये मूविंग एवरेज टेस्ट हुई, जून में हम इसके काफी नजदीक है। तो ये जो 20 महीने की मूविंग एवरेज है वो काफी बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर उसके थोड़ा सा ऊपर जाएं तो 24,660, 24,660 पे एक निफ्टी की 34 हफ्ते की मूविंग एवरेज है, 34 वीक मूविंग एवरेज है।
और उसके अगर थोड़ा सा ऊपर जाए तो 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, वो 24,880 पे है। तो क्लियरली ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है ओवरऑल ट्रेंड के परस्पेक्टिव से। 24,700, छः सौ से लेके 24,880 का। और ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन क्रॉस होता है फिर हमको लगता है कि एक जो बड़ा ट्रेंड है वो पॉजिटिव होगा। ऑन द लोअर साइड 22,700, ऑन द लोअर साइड 23,070, जो कि जून महीने में यहाँ पे जो बॉटम बना है वो इस पूरे अपमूव के, ये जो नीचे के लेवल से हमने अपमूव देखी थी उसके 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के साथ भी कोइंसाइड हुआ था। तो ऑन द लोअर साइड हमारे हिसाब से आने वाले पूरे महीने के लिए 23,070 का सपोर्ट हम वॉच आउट करेंगे। और वो अगर ब्रेक होता है तो फिर फर्दर लोअर लेवल्स की हम बात करेंगे जो 22,700 और उसके नीचे 22,182 रहेंगे। फॉर द टाइमिंग, लुकिंग एट द ओवरऑल पिक्चर, जिस तरह से क्रूड ऑयल गिरा है और जिस तरह से सिनारियो पैन आउट हो रहा है, हमको लगता है कि जो इमीडिएट सपोर्ट है 23,070 का, जो जून महीने का लो है, वो एक अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए। और ऑन द हायर साइड 24,600, 24,880 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अब एज यूजुअल हम आ जाते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा यूजुअली फोकस रहता है एक अल्फा जनरेट करने के लिए, निफ्टी से बेटर रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो फार्मा इंडेक्स पे हमने ये चार्ट आपके साथ शेयर किया था 2 महीने पहले। इनफैक्ट मेरे वेबिनार में हमने पहले इसकी बात की थी कि 23,550, 23,600 के ऊपर निफ्टी फार्मा इंडेक्स ट्रेड करता है तो इसे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म करेगा। सब्सिक्वेंटली हमने ये ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए देखा। और थोड़ा सा इसने लेट में अर्ली जून में करेक्शन दिया था 23,800 तक का, और फिर वहां से बाउंस बैक होके करीबन 25,600 का इसने हाई बनाया था। और इनफैक्ट ये कल मैंने लिखा था आज के सेशन में ये फर्दर हायर गया है और आज 25,700 के हमने लेवल्स देखे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही ये इंडेक्स अच्छा सा आउटperform दिखा रहा है, कर रहा है। हम हमारे जो लेवल्स थे वहां से ऑलरेडी करीबन 2,000 पॉइंट की अपमूव इसने ऑलरेडी दिखा चुकी है, पर हमारा जो इसका बड़ा टारगेट है वो 28,000 का है। तो अभी 25,700 चल रहा है, यहाँ से 28,000 की हमको और अपसाइड लगती है आने वाले कुछ महीनों में। तो इसको बिल्कुल अभी भी होल्ड करना चाहिए, कोई डिक्लाइन आती है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। 23,000 का इसका बड़ा सपोर्ट है जिसके स्टॉप लॉस से फार्मा के काफी सारे ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, उसमें से मोस्ट लिक्विड है फार्मा 20, जिसका आप यूज कर सकते हैं टू मेक अ पोजिशन इन दिस इंडेक्स। पावर इंडेक्स भी हमने व्यू शेयर किया था। अभी ये करीबन 7800 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा करेक्शन हमने इसमें रिसेंटली देखा है। अप्रैल में इसने 7100 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म किया था, तब हमने इसमें 8800 के आसपास का एक अपसाइड टारगेट दिया था। 6800 के स्टॉप लॉस से हमने इसमें पोजीशन एक्यूमुलेट करने की सलाह दी थी। 8573 का हाई इसने बनाया और वहां से फिर ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। अभी भी हमको लगता है कि इसका ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। इसमें 7160 के रिवाइज स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किए जाने चाहिए। ग्रो पावर एक ईटीएफ हमने सजेस्ट किया था, उसका यूज किया जा सकता है। डिफेंस इंडेक्स पे भी हमने एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन किया था। इसमें हमने 10,000 का एक बड़ा टारगेट दिया था, इसने 9784 का हाई टच किया और अभी ये 9600 के आसपास चल रहा है। तो इस इंडेक्स पे हम 10,000 का जो टारगेट है वो रीट्रेट कर रहे हैं। 8300 इसमें रिवाइज स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जहाँ पे इसकी 34 वीक मूविंग एवरेज है। इंफ्रा इंडेक्स भी हमने एक पॉजिटिव इनिशिएट किया था। 9700, 9800 हमारा नेक्स्ट सबसे टारगेट है। यहाँ पे 8750 के स्टॉप लॉस से इंफ्रा इंडेक्स पे भी पॉजिटिव व्यू होल्ड किया जा सकता है। इस बार हम एक नए इंडेक्स पे व्यू इनिशिएट कर रहे हैं और वो है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 19,200 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसका ये वीकली चार्ट देखें तो इसने 19,700 का हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई, दिसंबर 2024 में। फिर वहां से एक बड़ा फॉल देखा गया और 14,300 का लो इसने मार्च 2025 में बनाया। फिर वहां से उठापटक चालू रही और रिसेंटली इसने, अगर आप देखें तो वीकली चार्ट्स पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया है। तो हमको लगता है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ से काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है।
17,400 एक डिसेंट सपोर्ट है वीकली चार्ट्स पे, उसका एक स्टॉप लॉस रख के स्मॉल कैप से रिलेटेड ईटीएफ्स अवेलेबल है, उसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो ये एक हम जो इंडेक्स है उस पे व्यू इनिशिएट कर रहे हैं। इसके साथ ही अभी रियलिटी इंडेक्स भी हम देख रहे हैं आज के सेशन में, और पिछले कुछ सप्ताह से काफी स्ट्रांग रहा है। नीचे से आप देख सकते हैं कि अच्छा इसने बाउंस बैक दिया है। ओवरऑल सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है। एक बड़ा अपमूव इसने देखा था, आपको याद हो, मार्च 2023 से लेके जून 2024, इस ड्यूरेशन में रियलिटी इंडेक्स 370 से लेके करीबन 1150 तक गया था। और फिर वहां से इसने एक बड़ा करेक्शन लिया। टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन हमने इसने देखे हैं, और इसने 638 का लो बनाया अप्रैल 2026 में, यहाँ के इस लेवल के आसपास। और फिर यहाँ से एक रिबाउंड होके ये एक अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 34 मंथ मूविंग एवरेज जो कि ये लाइन है, वो करीबन 895 के आसपास है। आज का इसका ये क्लोज 890 का है। तो हमारे हिसाब से अगर ये 895 के ऊपर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। और उसके बाद इनिशियल जो टारगेट हम देख रहे हैं वो 1080 का रहेगा। ये जो दो मेजर टॉप्स हैं इसको कनेक्ट करते हैं, तो 1080 का फर्स्ट टारगेट आएगा। और वो क्रॉस हो जाए तो होता है, तो फिर 1157 जो इसका ऑल टाइम हाई बना था वो भी आगे चल के रिटेस्ट हो सकता है। तो रियलिटी इंडेक्स के भी ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, इसके थ्रू इस पे पोजीशन बनाई जा सकती है। तो दिस वाज माय पार्ट। ये यूजुअल डिस्क्लेमर है, जो भी सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट मार्केट में है उसमें मार्केट का रिस्क रहता है, और जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान से पढ़े इन्वेस्ट करने से पहले। कोई भी जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर रिटर्न्स का इंडिकेशन नहीं है, और जो भी हमने डिस्कस किए हैं अंडरलाइंस, उसमें हमारा हमारे क्लाइंट्स का रिलेटिव्स का होल्डिंग हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल हैंड ओवर द प्रेजेंटेशन टू वीरेंद्र। Thank you, Pradeep bhai. Screen visible? Okay. गुड इवनिंग अभी। तो लास्ट वीक के वेबिनार में हमने बैंक निफ्टी में बताया था कि इट्स 52,783 एक इमीडिएट सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी ने इनिशियल फेज में 53,27 का लो टच किया, और फिर वहां से एक अच्छा रिबाउंड देखा। एंड इवन बैंक निफ्टी ने 56,350 जो रेजिस्टेंस हमने बताया था वो भी क्रॉस किया, एंड इवन अपसाइड जो टारगेट्स थे वो भी अचीव किया, टच पे हाई ऑफ 58,706। हाँ, निफ्टी में देखें तो निफ्टी ने जो हमने इमीडिएट सपोर्ट बताया था 23,150, उसको ब्रीच किया था बाई ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स, और फिर वहां से निफ्टी के अंदर भी हमने एक अच्छा रिबाउंड देखा, एंड फाइनली निफ्टी क्लोज एट 23,829 के लेवल पे। तो जून सीरीज के अंदर यदि हम देखें तो निफ्टी हैज बैंक निफ्टी हैज क्लोज हायर विद अ गेन ऑफ ऑलमोस्ट 4.5%। और निफ्टी यदि देखें तो फॉर द जून सीरीज के अंदर इट कंटिन्यूड द कंसोलिडेशन फेज एंड क्लोज मार्जिनली लोअर बाय 0.2% फॉर द सीरीज। ये चार्ट है, दिस इंडिकेट्स द ओवरऑल रोल ओवर और इंडाइसिस का रोल ओवर। तो ओवरऑल रोल ओवर देखें तो इट इज इन टैंडम विद द लास्ट सीरीज, एंड इवन 3 मंथ एंड 6 मंथ एवरेजेस के भी वही है 94%। निफ्टी का रोल ओवर देखें तो इट इज हायर एट 80% कंपेयर टू 70% जो लास्ट सीरीज में था, एंड इवन हायर देन द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेजेस। वहीं बैंक निफ्टी का रोल ओवर देखें तो इट इज इवन हायर एट 77% कंपेयर टू 75% जो लास्ट सीरीज में था, एंड इन टैंडम विद द 6 मंथ एवरेजेस ऑफ 77%। ये जो चार्ट है ये इंडिया विक्स का चार्ट है, इट्स डेली चार्ट्स। तो जनवरी इसके अंदर हमने एक शार्प रैली देखी थी इंडिया विक्स के अंदर, और यहाँ पे 29.50 का लेवल टच किया था इंडिया विक्स ने ऑलमोस्ट मार्च के एंड के अंदर। और फिर वहां से एक करेक्शन देखा हमने। तो दिस ओवरऑल ये रिट्रेसमेंट हमने बताया था। अभी इंडिया विक्स यदि अगर
कंटिन्यूसली यदि आप देखें तो इट इज़ ये जो हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन था, अब उसने ये फॉर्मेशन को ब्रेक किया है। नाउ इट इज़ मेकिंग लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन अब इसमें इंटेक्ट हुआ है डेली चार्ट्स में। दैट इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर ओवरऑल मार्केट के लिए भी। और वो जैसे कि प्रदीप भाई ने बताया, ऑल दिस थिंग हैज बीन ड्यू टू द क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कि एक शार्प करेक्शन देखा हमने। एंड दिस हैज इवन हेल्प जो ब्रॉडर मार्केट में भी देखें तो हम एक अच्छी रैली देखी इसी के चलते। एंड इवन मिड कैप ने एक न्यू हाई टच किया, इवन स्मॉल कैप इंडेक्स इज बीन ट्रेडिंग एट 1.5 year हाई। तो ओवरऑल हायर साइड में यदि हम देखें तो ये इसका 50% रिट्रेसमेंट है इस रैली का, तो दिस इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस। और वहीं जो आज ऑलमोस्ट इंडिया विक्स ने जो 12 का जो लेवल था, जो इसने प्रीवियसली यहाँ पे लो बनाया था, वो भी ब्रीच कर दिया है। सो नाउ 10 इज द नेक्स्ट लेवल टू वॉच ऑन इंडिया विक्स ऑन द डाउन साइड। ये जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है। एंड ओवरऑल जनवरी के फरवरी के अंदर ये हाई जो बना था, और फिर वहाँ से एक अच्छा करेक्शन देखा ओवरऑल हमने। और उसके बाद में इवन अगेन अप्रैल के अंदर यहाँ पे निफ्टी ने हाई बनाया, अगेन मई के अंदर हाई बनाया, और जून के अंदर 24,262 का हाई बनाया। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो आ रहा था कंटिन्यूसली, निफ्टी यहीं पे रेजिस्ट हो रही थी काफी टाइम से। और इवन ये इस रैली का ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट भी यहीं पे आ रहा था। तो ओवरऑल आज ये लेवल ब्रीच किया है निफ्टी ने। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर लास्ट 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट है। सो ऑन हायर साइड जो प्रदीप भाई ने भी बताया कि 24,750, जहाँ पे ऑलमोस्ट ये इसका रिट्रेसमेंट लेवल भी है 68.2। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे 200 डीएमए भी है। तो ओवरऑल ये एक नेक्स्ट अपसाइड टारगेट रहेगा। और यदि ये क्रॉस करता है तो 78.2% रिट्रेसमेंट, जो कि 25,450 का लेवल है, दैट वुड बी द अदर अपसाइड लेवल टू आई। और वहीं डाउन साइड के अंदर हम देखें तो 23,700 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ये जो रैली है इसका ऑलमोस्ट 38.2% रिट्रेसमेंट भी यहीं पे आ रहा है, 23,770 के पास, जहाँ पे हमने लास्ट प्रीवियस वीक के अंदर एक लो भी बनते हुए देखे। So this is the immediate support level जिसके stop loss से one can keep a long position in Nifty. तो दिस चार्ट इज ऑफ एक्सपायरी स्नैपशॉट। तो निफ्टी का फ्यूचर का यदि हम ओआई देखें तो ऑलमोस्ट जून सीरीज के कंपैरिजन में इट इज 26% हायर। एंड इट स्टार्टेड विथ ए ओआई ऑफ 1.94 करोड़। बैंक निफ्टी का ओआई यदि हम देखें तो इज स्लाइटली लोअर, एंड इट स्टार्टेड विथ ए ओआई ऑफ 0.24 करोड़। और रुपी टर्म में देखें तो ओवरऑल ओआई है वो ऑलमोस्ट 8% हायर है कंपेयर टू जून सीरीज। ये जो चार्ट है ये इंस्टीट्यूशनल्स का जो नेट लॉन्ग पोजीशन रहता है सीरीज की शुरुआत में, बिकॉज ब्लू बार इज फॉर जो एफआई का नेट लॉन्ग पोजीशन है, एंड रेड बार इज फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो नेट लॉन्ग पोजीशन रहता है। तो यदि हम जुलाई सीरीज की शुरुआत देखें तो जुलाई सीरीज के अंदर जो एफआई का नेट लॉन्ग पोजीशन है इट इज एट 10.4% कंपेयर टू 16.7 जो जून सीरीज में था। और यदि हम देखें तो ऑलमोस्ट ये लेवल ये लोवेस्ट लेवल है आफ्टर जनवरी के अंदर। इट वाज द लोवेस्ट लेवल जहाँ पे 8.8% नेट लॉन्ग पोजीशन था इंस्टीट्यूशनल का। वहीं डीआईज देखें तो दे हैव बीन क्वाइट बुलिश, और उनका जो नेट लॉन्ग पोजीशन है इट इज ऑलमोस्ट 86% कंपेयर टू 68% जो लास्ट सीरीज में था। एंड ऑलमोस्ट लास्ट 12 महीने में देखें तो दिस इज द हाई, ऑलमोस्ट 86.2% अप्रैल मंथ में था, एंड ऑलमोस्ट वहीं पे है। तो इट इज ऑलमोस्ट एट हाईएस्ट लेवल इन लास्ट 12 मंथ्स। ये जो चार्ट है दिस शोज द ओवरऑल जो निफ्टी का ओआई डिस्ट्रीब्यूशन है जुलाई सीरीज का। तो चार्ट में हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट ओआई है जो कॉल ऑप्शन का है वो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है। और वहीं पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओआई जुलाई सीरीज के लिए ओवरऑल वीकली सीरीज भी एक्सपायरीज भी इनमें आ गई है, तो यहाँ पे 24,000 में पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओआई है। वहीं सेक्टर्स वाइज देखें तो सेक्टर जहाँ पे हमने हायर रोल ओवर देखा है जुलाई सीरीज में, हाँ वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस एंड फार्मा। और वहीं सेक्टर्स जहाँ पे हमने एक लोअर रोल ओवर देखा है वो है ऑटो, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एज वेल एज टेलीकॉम।
तो स्टॉक्स जहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखा है वो है क्रॉम्पटन, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, डालमिया भारत, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। और वहीं स्टॉक्स जहाँ पे हमने एक वीक रोल ओवर देखा है वो जुबिलेंट फूड है, इंडिको है, अल्केम है, कोफोर्ज एंड हेल। तो जुलाई सीरीज के लिए देखें तो मेजर ट्रिगर्स जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट सीजन नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है, एंड जो साउथ वेस्ट मानसून है, हाउ अल नीनो का जो इफेक्ट है, वेदर इट विल बी प्लेइंग आउट, वह मानसून कैसा रहता है वो काफी क्रूशियल रहेगा। एंड इवन क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी करेक्ट हो गई है। थिंग इज कि अगर यहाँ से फर्दर करेक्शन आता है तो इट विल बी गुड फॉर इंडिया एज सच। तो टेक्निकली देखें तो हमने बताया कि 24,262 ये लेवल आज निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है। सो अपसाइड के अंदर 24,480 से 24,800 ये अपसाइड लेवल लेवल है। और वहीं डाउन साइड में 23,700 एक इमीडिएट सपोर्ट है जिसके स्टॉप लॉस से वन कैन कीप लॉन्ग पोजीशन। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर 59,200 से 61,500 आर द अपसाइड लेवल टू आई, और वहीं डाउन साइड के अंदर 56,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है जिसके स्टॉप लॉस से वन कैन कीप लॉन्ग पोजीशन इन बैंक निफ्टी। और ये यदि किसी कारण ब्रीच होता है तो डाउन साइड में 54,500 एंड 53,000 आर द अदर लेवल्स टू आई। Investments equity market are subject to market risks, so read all the related documents carefully before investing. Please read the detailed disclaimer by clicking on this link. Thank you, everyone. I hand over it to Nihal. थैंक यू वीरेंद्र सर। ये तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स रिटर्न्स की। जैसे प्रदीप सर ने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया परफॉर्म्ड वेल इन द लास्ट वन इन जून मंथ। काफ़ी दूसरे जो हेवी इंडस्ट्रीज जो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वैसे इंडस्ट्रीज से हमने काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे इन द लास्ट 12 मंथ्स और सो, बट वो थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल रहा एंड इंडिया वाज समवेयर इन द बिटवीन। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये एज ऑफ टुडेज मार्केट क्लोज का है। निफ्टी वाज अप 3.7% इन द लास्ट 1 मंथ। सेंसेक्स मोर देन 4.5%। मिड कैप्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया तो भी 2.5% प्लस था, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स वाज द मेजर आउट परफॉर्मर एंड इट गिव रिटर्न्स ऑफ मोर देन 6%। तो ये आप अगर देखोगे तो मोर देन 6% रिटर्न्स आपको ये स्क्रीन पे कहीं पे नहीं मिलेंगे। एंड so, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स परफॉर्म्ड रियली वेल, एंड प्रदीप सर ने वो पहले ही कवर कर दिया है। तो गोइंग ऑन टू द ग्लोबल इंडस्ट्रीज, वहाँ पे जो टेक के ऊपर काफी बड़ा हैमरिंग हुआ था। सैमसंग, एसके हाइनिक्स, वो सब स्टॉक्स हम देख रहे थे कि 10-10% डाउन हो रहे थे एक ट्रेडिंग सेशन में। तो वो जो चिप्स के रिलेटेड जो हाइप था वो थोड़ा स्लो हो रहा है और ऐसा सब बातें चल रही थी। तो वो सब की वजह से जो टेक हेवी नैस्डैक है दैट वाज डाउन क्लोज टू 4%। वरना आप अगर देखो तो डाउ जोन्स वाज अप मोर देन 4.4%, बट ये जो टेक के रिलेटेड सारी बातें चल रही थी तो उसकी वजह से नैस्डैक वाज डाउन। एंड इस बार जो आप देख सकते हो कॉस्पी हैंग सेंग भी काफी ज्यादा डाउन थे उन चीजों की वजह से। तो दिस इज अबाउट इट। फिर जो कंपनीज हमने ये मंथ में इनिशिएट की है उसमें से एक थी ग्लोबल हेल्थ मेदांता। अ, जो लोग दिल्ली, पटना या रांची उधर सब रहते होंगे तो उन सब को ये एक काफी ज्यादा हाउस होल्ड नेम जैसा होगा। मतलब मेदांता उधर सबको पता ही होगा। तो मेदांता का नाम ऐसे ग्लोबल हेल्थ है, जहाँ पे कंपनी नेम ग्लोबल हेल्थ है, ब्रांड नेम इज वेदांता। तो इट राइट नाउ हैज 6 हॉस्पिटल्स, जहाँ पे 1440 बेड की सबसे बड़ी उनकी हॉस्पिटल है गुरुग्राम में। एंड दैट इज अ प्रीटी बिग हॉस्पिटल फॉर एनी कंपनी। ये एक गुरुग्राम में इतने बेड की हॉस्पिटल चलाते हैं। एंड टोटल में उनके पास अभी 3,600 से ज़्यादा इंस्टॉल्ड बेड्स है अक्रॉस लखनऊ, पटना, इंदौर, रांची, नोएडा। तो हमने पहले बात की थी अपोलो हॉस्पिटल्स की। अपोलो हॉस्पिटल्स हमारे कवरेज में है ही अभी भी।
रिसेंटली उसके टारगेट अचीव्ड हुए, आज भी वो ऑल टाइम हाई पे था, 2% जितना प्लस था। जैसे प्रदीप सर ने भी बताया कि फार्मा इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर है अभी, एंड हेल्थ केयर इंडेक्स इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल। उसके अंदर ही हॉस्पिटल्स भी आते हैं हेल्थ केयर इंडेक्स के अंदर। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मा स्टॉक्स एंड दीज हॉस्पिटल स्टॉक्स। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही, जो 1.3 हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 है अभी इंडिया में, वर्सेस द रिकमेंडेशन ऑफ 3 हॉस्पिटल बेड्स पर 1000, तो वो शॉर्टफॉल्स अभी भी है। एंड आगे जाके इन कंपनीज का जो केपेक्स साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बिकॉज द डिमांड इज़ वेरी गुड। एंड ये भी जो कॉन्गो स्पेशलिटीज होती है, मेदांता उसमें काफ़ी फोकस करता है, और उसका 30-40% जो है रियलाइजेशन हाई रहता है, उसकी वजह से वो उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। एंड इसका ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ रेवेन्यू कम फ्रॉम दीज पेशेंट्स। दैट इज़ अ गुड साइन। वहाँ पे जो आरपॉप है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कंपेयर टू एनी अदर इलनेसेस। आप लोगों को भी शायद आइडिया होगा कि आपको ऐसे छोटे मोटे डेंगू वेंगी जैसा अगर आपको कोई बीमारी हुआ हो, वर्सेस आपको कोई कार्डियक या न्यूरो रिलेटेड बीमारी हुआ हो, तो आपका बिल किस में ज़्यादा आता है। तो बिल जिसमें ज़्यादा है वैसे वो उसमें हॉस्पिटल वालों की ज़्यादा कमाई होती है। तो वो लोग तो मेदांता में वो हायर एक्सपेंस वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑलमोस्ट 2/3। एंड यहाँ से भी वो स्टेबली धीरे धीरे आगे ग्रो होगा वैसे एस्टिमेट्स हैं। एंड आरपॉप का ग्रोथ इज क्लोज टू 6%, एंड दैट इज डिस्पाइट, sorry, that is without taking any kind of price hikes in the last 3-4 months for several hospitals. एंड आगे जाके उनका जो है आरपॉप में वो थोड़े थोड़े प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। एंड ज़्यादा जो अच्छी प्रीमियम जगहों पे उनके हॉस्पिटल खुलने वाले हैं, वहाँ से आरपॉप का ग्रोथ हमारे हिसाब से 7% जितना रहेगा, उतना हमारा एस्टिमेट है। तो जैसे मैंने बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन मोड में है, तो वो उधर हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट 3 साल में 2700 बेड का एक्सपांशन उन्होंने टारगेट किया है। दैट इज अक्रॉस दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, वाराणसी। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड दोनों टाइप के एक्सपांशन वो लोग करने वाले हैं। पर ये जो नई हॉस्पिटल्स आने वाली है वो इन इन सिटीज में आने वाली है। एंड ये जो केपेक्स है दैट इज ऑफ ओवर 4500 करोड़, जो 5 साल में वो लोग खर्च करने वाले हैं। एंड मेजरली विल बी फंडेड वाया इंटरनल अक्रूवल्स, क्योंकि जो हेरिटेज हॉस्पिटल्स है उनकी वो एक कैश जनरेटिंग मशीन बन जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा केपेक्स करने की ज़रूरत होती नहीं है। जो पूरा उनकी कमाई है वो पूरी कैश में आ जाती है। द डेटर डेज आर प्रिटी लो, कोई उनकी उधारी नहीं रहती, क्योंकि वो गवर्नमेंट के उतने जो उनका पेशेंट मिक्स है वो गवर्नमेंट से उतना आता नहीं, तो उतनी उधारी नहीं रहती। तो उसकी वजह से कैश फ्लो जनरेशन इज वेरी स्ट्रांग। एंड वो पूरा वो अपने केपेक्स के लिए इन्फ्यूज करने वाला है। एंड हमको बताया भी गया था कि जो मेजर केपेक्स होता है दैट इज एसेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ ओपनिंग द हॉस्पिटल, क्योंकि तभी सारे जो महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब होता है, तब मंगाने होते हैं। तो टिल द टाइम दीज कंपनीज गो इनटू दैट साइकिल, तब तक उनका कैश बैलेंस काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड सो दे आर एस्टिमेटिंग दैट दीज थिंग्स विल बी फंडेड बाय इंटरनल इंटरनल अक्रूवल्स ओनली। एंड जो ऑक्यूपेंसी की मैं बात कर रहा था, ऑक्यूपेंसी 60% के ऊपर रहते, दैट इज अ प्रीटी हेल्दी नंबर फॉर एनी हॉस्पिटल। एंड जो मैंने आपको बोला कि डेवलपिंग मतलब जो जिन हॉस्पिटल्स के 6 साल नहीं हुए हैं, उन हॉस्पिटल्स में अभी ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे पिकअप हो रही है। मेजरली प्रॉब्लम नोएडा में है, क्योंकि वो जो नई हॉस्पिटल उधर बनी हुई है वो धीरे धीरे रैंप अप होगी उधर। लास्ट ईयर Q3 में सबसे ज्यादा लॉस था, बट Q4 में ही अगर हम देखें तो द लॉसेस हैव रिड्यूस्ड। एंड इधर से द ओनली थिंग इज कि यहाँ से लॉसेस और ज्यादा रिड्यूस होंगे, द मार्जिन विल गेट बेटर कमिंग इनटू द सेकेंड ईयर। एंड 3-4 साल एंड थर्ड ईयर में वो इजीली ब्रेक इवन हो जाएगा, एंड दैट विल ऑल्सो एड देयर मार्जिन। एंड सो दी 25% margin is what they are aiming for on every hospital level. And so we estimate EBITDA of more than 1430 crores in FY 28, and 28 times का EV EBITDA multiple देते we arrived at a target price of 1528। अभी यहाँ से
13-14% का ही अपसाइड बचता है, बट व्हेन वी इनिशिएटेड द अपसाइड वाज मोर देन 30-25, बिटवीन 20-30%। तो यस, एंड यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो हॉस्पिटल्स है जो आ रही है, उसमें हमने कोई एस्टिमेट नहीं लिया है कि 28 तक कोई हॉस्पिटल्स ऑनलाइन हो जाएंगी, कमर्शलाइज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप अगर आप देखो तो FY30 तक का उन्होंने रोड मैप दिया हुआ है। पर अगर उससे पहले कुछ हॉस्पिटल स्टार्ट हो, जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है वो भी अगर फास्टर हो, रैंप अप ज्यादा अच्छे से हो, तो दैट इज पोटेंशियल अपसाइड फ्रॉम द प्राइस ऑफ 15-28 एज वेल, but that is something that we'll keep you all posted on our quarterly updates जो आते हैं, उनके हिसाब से हम आपको उसके ऊपर पोस्टेड रखेंगे। एंड दी अनदर एडिशन वाज डॉम्स इंडस्ट्रीज, काफी ज्यादा हाउस होल्ड नेम है, मेजोरिटी लोगों को ये मीटिंग में जो होंगे उनको पता होगा कि डॉम्स क्या करती है। इट इज अ लीडिंग स्टेशनरी ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है। इसमें पेंसिल्स 30% मार्केट शेयर है, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जैसे कि कंपास बॉक्सेस हो गए उसमें 28% मार्केट शेयर है, कलरिंग प्रोडक्ट्स जैसे क्रेयॉन, स्केच पेन, सब कुछ हो गया, वो सब भी ये बनाता है। फिर अपने स्कूल बैग्स भी काफ़ी वो बनाता है। एंड जो बंडलिंग के बंडल्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कॉम्बो में जो बेचते हैं, जो एक ही कॉम्बो में आपको थोड़ी स्केच पेन्स मिल गए, थोड़े क्रेयॉन्स मिल गए, थोड़ी पेंसिल्स मिल गए, शार्पनर मिल गए, इरेजर मिल गए, वो वाले कॉम्बोज में भी ये सबसे बड़ा प्लेयर है। एंड तो वी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो इंडिया का स्टेशनरी मार्केट है दैट इज more than 35,000 crores and it has growing at a 12 to 15% CAGR। काफी लोग बोलते हैं डिजिटल हो गए, बट द नंबर्स डोंट से सो कि वहाँ पे स्टेशनरी में ग्रोथ नहीं आने वाला है। बच्चे कितने भी एज पे आईपैड से पढ़ना चालू कर दे, बट उनके एग्जाम ज्यादातर जो है वो 12th तक तो रिटर्न ही होने वाले हैं, उसमें उनको सब चाहिए रहेगा। जो आर्टिस्टिक सेगमेंट है उसमें तो काफी ज्यादा प्रीमियमाइजेशन हम देख रहे हैं आगे जाते हुए। पर ये भी जो ब्रेड एंड बटर बिजनेसेस है जैसे कि पेंसिल्स हो गया, शार्पनर्स हो गया, इरेजर्स हो गया, उन सब की भी डिमांड आगे जाके उतनी स्लो होते हुए हम नहीं देख रहे हैं। एंड जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है इसमें काफी बड़ा है, बट वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में क्वालिटी नहीं है। एंड उस पे compete करने के लिए डॉम्स और दूसरे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जैसे अप्सरा हो गया, नटराज हो गया, उन सब के पास क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर है, और वो लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन काफी बेटर कर रहे हैं इन द लास्ट ईयर्स। एंड राइट नाउ दे आर इन अ वेरी गुड पोजिशन, काफी ज्यादा रूरल एरियाज में भी आपको डॉम्स की, अप्सरा की सारी पेंसिल्स या दूसरी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। एंड सो we see a lot of growth coming from the rural India as well for DOMS। एंड वो लोग काफी ज्यादा एक्विजिशंस करते हैं डॉम्स। उन्होंने अभी रिसेंटली रेनॉल्ड्स पेन, वो भी आपको काफी लोगों का नाम पता होगा, रेनॉल्ड्स कंपनी भी उन्होंने एक्वायर की थी फॉर 35-36 करोड़। उसके पहले उन्होंने एक यूनिक्लैन करके बेबी हाइजीन में कंपनी है, वो अक्वायर की थी। तो दे ऑल्सो लाइक मेदांता हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कैश कन्वर्जन रेशियो, वो कैश जनरेट करते रहते हैं, एंड एज एंड हाउ दे फाइंड अपॉर्चुनिटीज वो कंपनीज अक्वायर करते हैं। एंड उनका केपेक्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी लाइक एनीथिंग, क्योंकि दे सी अ लॉट ऑफ डिमांड, एंड उनकी जो कैपेसिटीज करंटली है वो ऑलमोस्ट पीक यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है। So to grow as well, they are incurring a lot of capex। तो वो जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ था वो मैंने आपको बताया, एंड केपेक्स भी जो है वो 1,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स उन्होंने प्लान किया इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। एंड ये सबके हिसाब से वी एस्टिमेट द रेवेन्यूज टू ग्रो बाय 17%। एंड यस, ये एक दो क्वार्टर में थोड़ा ब्लिप आ सकता है मार्जिन में, बिकॉज a lot of the raw materials that DOMS uses is derived out of crude। एंड क्रूड का आपने मतलब प्रदीप सर ने बताया कि लास्ट 3-4 महीने में दी कॉस्ट वॉज प्रिटी हाई। तो एक दो क्वार्टर का पेन शायद रह सकता है उनको बिकॉज ऑफ दिस रॉ मटेरियल प्राइसेस, बट वी एस्टिमेट देम इजीली टू बाउंस बैक बाय FY28। एंड तब तक तो उनके जो काफी ज्यादा
फैसिलिटीज है वो भी ऑनलाइन आ जानी चाहिए जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो वी एस्टिमेट मार्जिन एक्सपांशन एज वेल, नॉट वेरी हाई नंबर बट मीडियम स्मॉलिश मार्जिन इंक्रीज, जिसकी वजह से वी एस्टिमेट द EBITDA टू ग्रो बाय 18.5%. एंड सो वी गिव अ टारगेट प्राइस ऑफ 2836 टू द कंपनी. यहाँ से और 23% का अपसाइड बचता है. एंड इस सॉरी लास्ट मंथ हमने दो कंपनीज है उसमें प्रॉफिट बुक करने का भी कॉल दिया था. वन ऑफ देम बीइंग CCL प्रोडक्ट्स एंड द अदर वन बीइंग एक्मे सोलर. तो CCL हमने 2023 अगस्त में दिया था. सो तब का प्राइस 615 था. कॉफी मेकिंग कंपनी, कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इट हैज परफॉर्म्ड रियली वेल. मतलब 615 से 550 गया था. 2 1.5 साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा तक नेगेटिव रिटर्न्स थे. बट दैट्स वेयर वी ऑलवेज से कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लगते हैं हमको, उसमें भले नीचे जाए आप एवरेज कर सकते हैं या तो होल्ड तो कर ही सकते हैं इफ यू डोंट हैव फ्रेश मनी टू पुट इन. तो 2025 अप्रैल में वो 550 के लेवल्स तक पहुंच गया था. एंड सिंस देन इट हैज मोर देन डबल्ड. हमारा रिकमेंडेशन प्राइस से भी ऊपर आ गया था. मतलब हमारा टारगेट प्राइस, रिकमेंडेड टारगेट प्राइस के भी काफी ऊपर चला गया था. 857 हमारा टारगेट प्राइस था. एंड 1170 पे हमने प्रॉफिट बुक करने का कॉल दिया था. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन. it is still a very good company, quality company, and still if it comes down, if the target, if the market price comes down to a certain level, we would we could be in a position to reinitiate on the company. कुछ fundamental wise उतने changes नहीं आए. It is majorly due to the elevated valuations that we've given a call to book profits, and the same reason was there for Acme Solar. फंडामेंटली नथिंग हैज चेंज्ड. उल्टा जब हमने दिया था उससे काफ़ी अच्छे पोजीशन में अभी रिन्यूएबल पावर सेक्टर जो है वो प्लेस्ड है. एंड दैट इज व्हाट वी एस्टिमेटेड एज वेल. बट बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड एनर्जी डिपेंडेंसी की सारी जो बातें चल रही है, अभी काफ़ी अच्छे प्लेस में है रिन्यूएबल renewable power manufacturers like Acme Solar. But again, here as well, the same story. We recommended at 250 in May 25. It went down under 200 at January 26. But January 26 से आप गिनो 6 महीने ही हुए, उसमें मोर देन 90% की रैली आ चुकी है ये स्टॉक में. एंड हमारा जो टारगेट प्राइस था 354, उसको सरपास करके आज आई गेस 390 के ऊपर भी चला गया था ये स्टॉक का प्राइस. बट वी गेव अ कॉल टू बुक प्रॉफिट एट अराउंड 376. अगेन, if this prices come down, if the price of this stock comes down, we surely look forward to reinitiate on this company and see dips to be opportunity to accumulate the stock once we find a comfortable valuation for this company. So thank you. This was it from the stock side, but this is not the end from my side क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है हमारे स्टॉक पल्स का जो just, हाँ, जो स्टॉक पल्स रिपोर्ट है हमारा, काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, काफी ज्यादा लोग बना रहे हैं. एंड जैसे जैसे इंटरेस्ट आता जाता है वैसे वैसे लोगों के डाउट्स भी नेचुरली आते जाते हैं उसमें. तो आई हैव वन डेमो रिपोर्ट हियर. तो यहाँ पे सब हमने समझा ही दिया है. व्हाट आर द 5 इंडिकेटर्स दैट वी चूज, क्या करना है, 3 स्टेप्स के पोर्टफोलियो एनालाइज करो, उसको आप खुद रिव्यू करो. एंड जो हमारा सजेशंस है उस पर अगर आप एक्ट करके कुछ स्टॉक सेल करते तो बाई भी क्या कर सकते हो, वो सब हमने ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में दिया हुआ है. बट कौन से 5 जो सिग्नल्स है उन बेसिस के ऊपर हम व्यू देते हैं, दैट आई एक्सप्लेन इट अगेन टू यू. So first, so there are two that are fundamental based, one that is valuation based, and 2 parameters that are momentum based. So first fundamental parameter is profit growth, जो bottom line है without exceptional items.
वो लास्ट 12 मंथ्स में कैसे ग्रो हुई है, ये सिंपल उसकी पैरामीटर को दर्शाता है प्रॉफिट ग्रोथ। लास्ट 12 मंथ्स में कितना आपका बॉटम लाइन इंक्रीज हुआ है, वो उसके हिसाब से आपको स्कोर मिलेगा। अगर आपका प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 20% है, 15% है, तो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट डी ग्रोथ हुआ है तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। सिंपल एज दैट। उसके बीच में भी काफी ज्यादा स्लॉट्स है, तो +2, 1, 0, -1, ये हमारा स्कोरिंग मेट्रिक रहता है। तो 5 जो पैरामीटर्स है उसमें मैक्सिमम यू कैन गेट इज 10, मिनिमम दैट यू कैन गेट इज -5। एंड मैंने इसमें आपको बताया कि द प्रॉफिट ग्रोथ इज मोर देन 15 तो आपको +2 है। एंड अगर नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है तो आपको -1 है। देन दी अदर फंडामेंटल पैरामीटर बीइंग रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आप यहाँ पे सब स्टॉक मार्केट्स के ही इंसान हो, तो इट शुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप अगर 100 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ तो रिटर्न जनरेट करने की आशा होगी कि 7% से तो 7% से तो ज्यादा हो। अगर 7% से भी ज्यादा नहीं है तो इससे तो अच्छा है कि आप कोई जीसेक ले लो या बैंक में एफडी करा लो। दैट इज मच सेफर, राइट? तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस हमारे रहते हैं फ्रॉम कंपनीज एज वेल। तो हियर इन आरओई, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आप जितना पैसा लगा रहे हो उससे आप 7% भी नहीं कमा पाते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका उतना भी नहीं है, तो वी गिव यू नेगेटिव मार्क्स। एंड अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा है तो आप भी सोचो कि अगर आपने 100 रुपये किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए एंड इट मेक्स मोर देन 20%, तो वुड बी प्रीटी हैप्पी, राइट? तो उस चीज को हम रिवॉर्ड करते हैं। तो इट गेट्स द मैक्सिमम मार्क्स देयर, एंड देन देयर एज वेल वी हैव अदर स्लैब्स। देन प्राइस टू अर्निंग, जो पी रेशियो रहता है हर एक कंपनी का, आप सब जानते हो पी रेशियो, आप काफी बातें भी करते होंगे। बट कोई भी कंपनी को उस इंडेक्स से कंपेयर करना, उस इंडेक्स के मल्टीपल के साथ कंपेयर करना या फिर निफ्टी से कंपेयर करना इज प्रिटी अनफेयर अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि हर एक कंपनी की अलग स्टोरी होती है जिसके ऊपर से उनको अलग वैल्यूएशन मिलता है। जैसे मैनकाइंड फार्मा हो गया, दैट इज ट्रेडिंग एट पी ऑफ क्लोज टू 50 टाइम्स कंपेयर टू प्रिटी लो पी ऑफ निफ्टी फार्मा इंडेक्स। बट वो क्यों है, उन सब के रीजन हमने लिखे हुए भी है हमारे रिपोर्ट में। वापस मैं बताता हूँ कि वो काफी ज्यादा इंडिया सेंट्रिक बिजनेस है, स्टेबल बिजनेस है फॉर अ फार्मा कंपनी। एक्सपोर्ट का एक्सपोजर उतना नहीं है, एंड उसकी वजह से उसको एक काफी ज्यादा हाई मल्टीपल मिलता है। सो वैसे बहुत ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, जैसे प्रूडेंट ही हो गया, प्रूडेंट का भी पी काफी ज्यादा हाई है, आप उसको निफ्टी से कंपेयर नहीं कर सकते ना। निफ्टी का तो 20 का पी मान, मतलब मुश्किल से 20-22 का, पर हमारा इस मोर देन 50, क्लोज टू 50। तो वो वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए हम जो प्राइस टू अर्निंग्स होता है वो उसी कंपनी के हिस्टोरिकल एवरेजेस के साथ कंपेयर करते हैं। लास्ट 5 इयर्स इज द मैक्सिमम पीरियड दैट वी टेक, एंड मिनिमम जो है वो 2 इयर्स का पीरियड हम लेते हैं कि मिनिमम 2 इयर्स का उसका अगर एवरेज पी 20 है, एंड इफ द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 22-23 टाइम्स, देन इट इज रीजनेबली वैल्यूड कंपनी। अगर उसका वैल्यूएशन 50 टाइम्स है, देन यस इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंपनी। तो वैसे ही जितना मीन से उसका क्लोज होगा करंट वैल्यूएशन, उतने उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। देन दी फोर्थ एंड फिफ्थ आर मोमेंटम पैरामीटर्स, द फोर्थ वन बीइंग आउट परफॉर्मेंस टू निफ्टी 500। तो यहाँ पे मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि व्हाई इज दिस मेट्रिक इवन कंसिडर्ड टू मेक द स्टॉक पल्स रिपोर्ट। क्योंकि हमने ये क्यों लिया है, वो लिया है क्योंकि जो मार्केट्स होते हैं दे आर प्रीटी स्मार्ट इनफ टू प्राइस इन द फ्यूचर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी। तो आईटीसी जो है उसका प्रॉफिट ग्रोथ 3% जितना रहा है, तो उसमें उसको ठीक ठीक मार्क्स मिलेंगे। आरओई तो क्लोज टू 30% है, उसको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इतने करेक्शन होने के बाद उसका जो पी है वो 18 टाइम्स है, जो हिस्टोरिकल पी से आई गेस आसपास ही होगा या लो होगा। तो इन सब चीजों में उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट आप यहाँ पे आके देखो आउट परफॉर्मेंस टू निफ्टी 500, दैट इज 0। ये जो पहले के 3 पैरामीटर्स है वहां पे जो प्राइजेस इंक्रीज हुए, जो सिगरेट्स के, और जो सेंटिमेंट खराब हुआ इन सब चीजों की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, वो सब यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो आपको आउट परफॉर्मेंस में दिख सकता है। क्योंकि एनी गुड परफॉर्मिंग शेयर
विल बी रिवॉर्डेड बाय द मार्केट। एंड अगर किसी स्टॉक का फ्यूचर अगर मार्केट को ठीक नहीं लगता है तो दैट विल बी बीटन डाउन। यहाँ पे हमने इजीली इसका एग्जांपल देख लिया कि आईटीसी का जो है दैट इज 0%, मतलब वो आउट परफॉर्म कर ही नहीं पाया है बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर गोइंग ऑन। एंड उसकी वजह से यहाँ पे हमने आउट परफॉर्मेंस का जो मेट्रिक है वो लिया है, बिकॉज द मार्केट आर प्राइसिंग थिंग्स इन एंड ऑल्सो दी सेंटिमेंट्स इन। तो इसकी वजह से हमने ये जो है वो एक पैरामीटर लिया है। एंड वोलेटिलिटी, नो वन लाइक्स द वेरी हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स, राइट? करेक्ट। तो जितना निफ्टी, एंड देर आर टाइम्स एज वेल जब मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहे तो हम इसीलिए निफ्टी 500 से स्टॉक की वॉलेटिलिटी को कंपेयर करते हैं। अगर आपके स्टॉक की वॉलेटिलिटी निफ्टी 500 के वॉलेटिलिटी के आसपास रहती है तो दे गेट अ हायर रेटिंग। एंड अगर वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है अगेंस्ट निफ्टी 500 तो दे गेट अ नेगेटिव मार्क। तो ये सब चीजों की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपके लिए लाया भी हूँ एक जो है एक रिपोर्ट। एंड यस, मिनिमम जो है द कंपनी हैव टू बी लिस्टेड फॉर 2 years फॉर अस टू हैव अ व्यू ऑन द कंपनी। एंड हियर अगर आप देखो आईटीसी का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, फिर एक बाय कंपनी ले लेते हैं, बीपीसीएल ले लेते हैं। तो हियर द ग्रोथ इन प्रॉफिट वाज मोर देन 100%, डबल हो गया था प्रॉफिट। तो इधर अच्छे मार्क्स मिले होंगे। आरओई इज क्लोज टू 27%, तो इसमें अच्छे मार्क्स मिले होंगे। पी रेशियो जो है वो 5.3 है, दैट इज वेरी क्लोज टू दी एवरेजेस, लॉन्ग टर्म एवरेजेस। यहाँ पे इट वुड हैव स्कोर्ड बेटर। एंड यहाँ पे आउट परफॉर्म भी कर चुका है ये स्टॉक काफी ज्यादा निफ्टी 500 को। अगर आपने देखा हो तो जो वॉर है उसकी वजह से काफी ज्यादा वैल्यूएशन इसके नीचे आए थे, तो इसकी वजह से इसको बेनिफिट हो गया। एंड आउट परफॉर्म तो वो कर ही पा रहा था निफ्टी 500 को बिकॉज उसका प्रॉफिट डबल हो गया है। तो ये सब चीजें हैज हेल्प्ड देम टू अर्न वेरी गुड मार्क्स हियर। एंड वॉलेटाइल थोड़ा ज्यादा रहा है क्योंकि आउट परफॉर्म भी इतना ज्यादा किया उसने निफ्टी को, तो रिटर्न वॉलेटिलिटी हैज बीन अ बिट हायर। बट यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक मेट्रिक हाई होने की वजह से जिसमें उसको शायद नेगेटिव मार्क्स मिले हो, उसकी भी वजह से आपको ओवरऑल स्कोर तो बाई ही दिखेगा बिकॉज ऑल अदर थिंग्स आर गुड। तो इसीलिए हमने 5 मेट्रिक्स भी लिए, क्योंकि अगर एक मेट्रिक भी ऊपर नीचे हो दैट शुड नॉट इम्पैक्ट अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक। तो आई गेस दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। आप फॉर श्योर अपने जो है स्टॉक पल्स रिपोर्ट बनवाइए, आप उनको एनालाइज कीजिए, आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें रीच आउट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। एंड इफ देर आर एनी डाउट वी आर ओपन टू इट, आप प्लीज चैट बॉक्स में अपने डालिए। तो स्टॉक पल्स रिपोर्ट विल बी कंपेटेबल फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट के ही पर्सपेक्टिव से स्टॉक पल्स बनाया फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिंग के लिए आई डोंट थिंक इट इज वेरी फीजेबल। उसके लिए अगर आपके रिकमेंडेशंस अगर चाहिए हो तो वो प्रदीप सर ऑलमोस्ट डेली, आई गेस डेली प्रू अल्फा के तो हमारे रिकमेंडेशन जो है फ्लैश होते ही हैं। प्रू ग्रो के भी वीकली बेसिस पे जो रिकमेंडेशन है वो हम फ्लैश करते हैं। तो आई गेस दैट शुड बी मोर देन इनफ। एंड हाँ, और एक चीज मैं भूल गया कि यहाँ पे जो सेल रिकमेंडेशंस है, रिड्यूस रिकमेंडेशंस है, वो सब पैसे आपने हमारा मान लिया तो आप करोगे क्या? तो उसके लिए हमने इसी रिपोर्ट में नीचे आर सजेस्टेड स्टॉक पोर्टफोलियो भी दिया हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 20 स्टॉक होंगे। एंड वो आप उधर अपना जो पैसा है वो शिफ्ट कर सकते हैं। एंड हमने काफी ज्यादा सेक्टर्स के अपॉर्चुनिटी सॉरी स्टॉक्स दिए हैं। तो एनी ऑफ योर क्लाइंट हु इज इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दो सेगमेंट्स आप वो स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। तो यस, दैट इज ऑल्सो हियर। एक क्वेश्चन है, वेयर कैन आई रीड स्टॉक पल्स? तो वो भी बता दो कहाँ से वो जनरेट कर सकते। तो आप आपका जो फंड बाजार अकाउंट है उसमें आप लॉग इन कीजिए। एक मिनट, एक वो रोड मैप भी हमने बनाया है। वो होल्डिंग आप जैसे डाउनलोड करोगे, करंट होल्डिंग में वहीं पे एक टैब दिया हुआ है।
PDF वहां पे दिखेगा, उसी से आपका स्टॉक पल्स रिपोर्ट जनरेट होता है। तो मैं यहाँ सबको खाली ऐड करना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट एक वैल्यू एडिशन डेफिनेटली है, लेकिन इसको अगर आप चाहें तो क्लाइंट एक्विजिशन और क्लाइंट रिटेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है काफी पार्टनर्स यहाँ पे नए भी होंगे, और टीम को भी मैं बोलता हूँ, हम लोग वैल्यू एडिशन तो बार बार बात करें, सुबह वाला सेशन में भी हमने बात किया था, लेकिन एक बहुत जरूरी फैक्टर है कि क्लाइंट को रिटेंड करना। हमें क्या लगता है कि रिपोर्ट देंगे तो हो सकता है क्लाइंट कुछ नहीं करे, मोस्टली क्लाइंट का डिसीजन सेल्फ रहता है, लेकिन आप नहीं रिपोर्ट देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे क्लाइंट का जो होल्डिंग हमारे पास पड़ी हुई है, खास करके मैं टीम और पार्टनर्स को ये चीज एक मैसेज देता हूँ, हमें लगता है कि हमारे क्लाइंट के पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो हो सकता है कुछ नहीं करे, लेकिन आप एक चीज मान के चलो कि आपका जो क्लाइंट है उसका वो टारगेट दूसरे ब्रोकिंग आरएम का है, दूसरे ब्रोकिंग हाउस के आरएम का है, दूसरे पार्टनर का वो टारगेट है क्लाइंट। तो आप अगर ये वैल्यू एडिशन जो हमारी रिसर्च टीम दे रही है, रिसर्च है, रिपोर्ट्स है, इतना सारा इनपुट है, आप क्लाइंट एक्टिवेशन हो या ना हो, लेकिन क्लाइंट रिटेंशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लाइंट को आप अगर कुछ वैल्यू एडिशन करके अगर दे रहे हैं उसको, तो जब वो जाएगा आपके पास से, जब वो आपके पास से होल्डिंग लेके किसी दूसरे ब्रोकर के पास जाएगा, तो वो ये जरूर सोचेगा कि हाँ भाई, मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो आरएम है, वो हमको आके ये बताया था कि ये स्टॉक रखना चाहिए, बेचना चाहिए। अच्छा ठीक है, ट्रांसफर करने से पहले एक बार उससे बात कर ले, उससे पूछ ले। तो ये रिटेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल। आप हर वक्त ये मत सोचो कि आप किसी को स्टॉक पल्स रिपोर्ट दोगे या रिसर्च दोगे तो वो काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप ये इंटेंशन से रिपोर्ट मत दो कि वो काम ही करेगा या आपके बात के हिसाब से वो चेंज करेगा। लेकिन क्लाइंट को रिटेंड करने के लिए, नया क्लाइंट को एक्विजिशन करने के लिए, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टूल। और इनपुट्स तो हमारा बहुत अच्छा जा ही रहा है। तो मैं डायरेक्ट टीम हमारी आज मेरे ख्याल से डायरेक्ट आरएम भी है, इनडायरेक्ट भी है, और कुछ पार्टनर्स भी हैं हमारे पास। तो मैं उनसे बोलूंगा क्लाइंट को रिटेन करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए वैल्यू एडिशन तो है ही, इस टूल को आप जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू। Thank you, everyone. थैंक आई हैव यू। ऑल्सो मेंशन फोन नंबर जहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर जहाँ पे आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो एज देयर आर नो क्वेश्चंस वी कैन कंक्लूड द मीटिंग। निहाल। निहाल, ये मीटिंग हमारी जो रहती है, मेरे ख्याल हाँ, से हम लोग क्लाइंट्स क्लाइंट्स तो आते ही हैं, पार्टनर्स जो है मैं उनको ही बोलता हूँ अपने क्लाइंट्स को आप फॉरवर्ड करो। क्योंकि ये सब सेशन से आपको कहीं ना कहीं क्लाइंट में आपको बहुत वैल्यू एडिशन टर्म्स में हेल्प मिलेगा। तो आरएम लोगों को भी हमने कई बार बोला है, पार्टनर्स को भी मैं बोलता हूँ, आप अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड करो। मेरे ख्याल से हम लोग लास्ट 2 साल से, तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट मर्ज होने के बाद प्रूडेंट ब्रोकिंग के साथ आप देख ही रहे हो कि जो हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं, बेसिकली हम लोग इनपुट का ही बात करते हैं, वैल्यू टर्म्स का ही बात करते हैं, हमें आगे प्रोस्पेक्ट क्या लग रहा है। निहाल ने जैसे बताया कि हमने मेदांता लिया तो उसका क्या लॉजिक है, तो आप सिर्फ आपको फायदा ही है इसमें। तो आप जितने भी पार्टनर्स हैं, मैं खास करके बोलूंगा, क्लाइंट्स तो हैं ही, आप मैक्सिमम क्लाइंट को भेजो, इनको ऐड करो, आप बोलो उनको। और जिस हिसाब से बाजार का मूवमेंट चालू हो रहा है या लग रहा है, आगे आने वाले समय बहुत अच्छा रहेगा। डायरेक्ट स्टॉक में भी आप पैसा लगाओ, रिसर्च बेस्ड पे लगाओ, लॉजिकल बेस्ड पे लगाओ, पैसा जरूर बनेगा आपका। ओके। थैंक यू एवरीवन। सी यू नेक्स्ट मंथ।